दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र पुस्तक के तहत आरओ की परीक्षा से संबंधित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत हम लोग दोस्तों इकोनॉमिक्स देख रहे थे। ठीक है, और इकोनॉमिक्स का ये पार्ट डी होगा दोस्तों, जिसके तहत हम लोग जनसांख्यिकी का अध्ययन आज करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न हमारा। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक है दोस्तों भारत जनसंख्या। ठीक है, इंडिया पॉपुलेशन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को, क्या है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। क्या है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जननांकीय संक्रमण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं दोस्तों हम जननांकीय संक्रमण। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न है दोस्तों कथन एवं कारण। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, कथन है पहला दोस्तों, कह रहा है कि भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। क्या है, कह रहा है कि भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है, और कारण कह रहा है कि 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। क्या है, 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा, कारण जो दिया गया है दोस्तों यह हमारा गलत दिया गया है, जबकि कथन जो है कि भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है, यह बिल्कुल राइट दिया गया है। ठीक है, चलिए आंसर देखेंगे इसका क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि ये जो सही है, ये सही है किंतु आर हमारा गलत है। ठीक है, ये सही है किंतु आर गलत है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखते जाइए, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, यह आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है दोस्तों, क्यों। ठीक है, तो कह रहा है कि 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिए। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है। जनगणना 2011 अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, क्या है, उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, कथन दिया गया है। फिर कह रहा है कारण आर, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र क्रमशः अवरोही क्रम में उसके नीचे हैं। क्या है, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र क्रमशः अवरोही क्रम में उसके नीचे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है आंसर की दोस्तों जो हमारा ये सही है कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है। कथन बिल्कुल सही है, लेकिन कारण जो है दोस्तों यह हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए एक बार डिटेल देखेंगे, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि ये सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, कह रहा है यहाँ देखिए क्या कि जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर शीर्ष 5 राज्यों का जो अवरोही क्रम है दोस्तों वह है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद जो है दोस्तों वह है महाराष्ट्र, फिर है बिहार, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है आंध्र प्रदेश। अतः स्पष्ट है कि कथन ए सही है एवं कारण आर गलत है। ठीक है, अवरोही क्रम दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा बिहार, फिर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए ध्यान रखिएगा, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शित हुई है। क्या है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शित हुई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दिया गया है दोस्तों मुंबई एवं दिल्ली। ठीक है, क्या है, मुंबई एवं दिल्ली इसका राइट आंसर है। डाटा देखिए क्या है, बृहत्तर मुंबई नगर जनसंख्या 2011 के अनुसार 18,03,94,912। क्या है, 18,03,94,912। दिल्ली 16,03,49,831। क्या है, 16,03,49,831। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, 14
14 करोड़, ठीक है, 35,959। क्या है? 14 करोड़ 35,959। यहाँ क्या दिया गया है? 8,65,3521। क्या है? 8,65,3521। ठीक है दोस्तों, अतः स्पष्ट है कि नगरीय युग्म में यदि देखा जाए तो मुंबई एवं दिल्ली में दोस्तों आज भी सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर प्रश्न था हमारा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देखेंगे क्या कह रहा है हमारा 6ठा नंबर प्रश्न। ध्यान से देखिए, 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटीज की संख्या पूछ रहा है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, की संख्या जो है वह सर्वाधिक है। ठीक है, तो परीक्षा काल के दौरान इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ठीक है, वर्तमान के अनुसार जनगणना 2011 के आंकड़े यहाँ दिए गए हैं, देखेंगे। कह रहा है कि मध्य प्रदेश में कितने हैं दोस्तों? 1,53,16,784। ठीक है, 1,53,16,784। फिर महाराष्ट्र में 1,05,10,213। कितने? 1,05,10,213। फिर उड़ीसा में दोस्तों, तो उड़ीसा में है हमारे 95,90,756। 95,90,756। और गुजरात में 89,17,174। तो वर्तमान में यदि पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों, तो आप मार्क करेंगे मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि भारत में जननांकिकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष था। क्या है? भारत में जननांकिकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि भारत में जननांकिकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है 1921। ठीक है, महाविभाजन का वर्ष है 1921। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ेंगे 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से, क्या है? निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत के जननांकिकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में जननांकिकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1921 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जनगणना वर्ष और भारत में लिंगा अनुपात। ठीक है, तो यहां जो दिया गया है दोस्तों हमारा 2011 में 925। ठीक है, यह हमारा सही सुमेल नहीं है। ठीक है, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंगानुपात दोस्तों 943 है, ना कि 925। तो यह 925 ना होके दोस्तों कितना हो जाएगा? 943। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में जो सेक्स रेशियो है दोस्तों वह 943 है, ना कि 925। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखिएगा क्या है हमारा अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, ठीक है, 10वें नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, यह अनंतिम आंकड़ा है। चलिए अंतिम आंकड़ा हम लोग देखेंगे। अनंतिम आंकड़ों के अनुसार देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए यहाँ देखें, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में जो स्त्रियों का प्रतिशत था दोस्तों वह था 48.46 यानी कि 48.46%। जबकि यदि अंतिम आंकड़ों की बात करें तो हमारा राइट आंसर था दोस्तों 48.53%। ठीक है, 48.53%। ठीक है, तो इसमें अनंतिम आंकड़ा पूछा गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? अनंतिम आंकड़ों के अनुसार इसका राइट आंसर होगा 48 यानी कि 48.46%। जबकि अंतिम आंकड़ों के अनुसार 48.53%। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखें क्या है। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? क्या है? कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई। ठीक है, यहाँ देखें डाटा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य जो नागालैंड है, नागालैंड की दशकीय जनसंख्या दोस्तों 2001 से 2011 वृद्धि दर जो है वह ऋणात्मक रही है। ठीक है, -0.6%। कह रहा है नागालैंड राज्य की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 में कितनी है? तो वह है दोस्तों हमारा
19,78,502 कितनी थी? 19,78,502। जबकि वर्ष 2001 की जनगणना में यहाँ की जनसंख्या कितनी थी? तो वह थी हमारी 19,90,036। 19,90,036 थी। इस प्रकार वहाँ की जनसंख्या में कुल 11,534 की दोस्तों क्या आई है? कमी आई है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए हमारा नागालैंड। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है? क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है? ठीक है, तो 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार देखें तो भारत का सेक्स रेशियो कितना था? 943। ठीक है, विकल्प में दिए गए राज्यों में दोस्तों जो झारखंड का लिंगानुपात है वह है 949। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठीक है, जबकि अन्य राज्यों गुजरात का 919 है जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है, महाराष्ट्र का भी 929 राष्ट्रीय औसत से कम है, और मध्य प्रदेश का भी 931 जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। केवल एक जो राज्य है झारखंड, उसका लिंगानुपात दोस्तों हमारा राष्ट्रीय औसत से अधिक है, यानी कि राष्ट्रीय औसत है 943 और झारखंड का है हमारा सेक्स रेशियो 949। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, यानी कि झारखंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दिया गया है दमन एवं दीव। ठीक है, यह बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों, यूपी आरओ 2021। यहाँ देखिए आप लोग। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ यूपी आरओ 2021 का प्रश्न है। डाटा हम देख लेंगे क्या है। कह रहा है कि जनगणना 2011 एवं 2001 दोनों के अनुसार ही विकल्प बी सही उत्तर है। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दमन एवं दीव का सेक्स रेशियो कितना था? 618, जबकि वर्ष 2001 में था 710। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा दमन एवं दीव हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के पश्चात दोस्तों जो सर्वाधिक राज्य की जनसंख्या है वह है हमारा उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश के बाद है दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र, फिर है बिहार, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है आंध्र प्रदेश। यहाँ देखें, उत्तर प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर है बिहार, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? क्या है? भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? ठीक है, तो वर्ष 2011 के अनुसार हम देखेंगे। कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व 1106 सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बिहार हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देश में सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य हम देख लेंगे। सर्वाधिक है दोस्तों बिहार का 1106, फिर है हमारा पश्चिम बंगाल का कितना है दोस्तों? 1028, फिर है केरल का 860, अपने उत्तर प्रदेश का 829, हरियाणा का 573, इसके अलावा पंजाब में जनघनत्व 551 है तथा तमिलनाडु में 555। तो सर्वाधिक 3 याद रखिएगा, बिहार का है हमारा 1106, फिर है पश्चिम बंगाल का 1028, फिर है केरल का 860 और उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा 829। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, कह रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। दोस्तों हम 2011 की जनगणना देखेंगे अपडेटेड। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं क्या है। कह रहा है यदि प्रश्नकाल के अनुसार देखें तो इसका आंसर क्या सही था दोस्तों? प्रश्नकाल के अनुसार इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश सही था। ठीक है, चलिए वर्तमान का डाटा देखेंगे। यहाँ कह रहा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य हैं दोस्तों। वह है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जिसका जनसंख्या घनत्व क्या है दोस्तों? वह है हमारा 17। ठीक है, फिर है मिजोरम, जिसका जनसंख्या घनत्व है 52, फिर है दोस्तों सिक्किम 86, नागालैंड है 119 तथा हिमाचल प्रदेश है 123। अतः स्पष्ट है कि यदि वर्तमान जनगणना के अनुसार भी देखें दोस्तों तो हमारा भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वह है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जिसका जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 17। ठीक है, याद रखिएगा। तो वर्तमान के अनुसार भी इसका आंसर ए अरुणाचल प्रदेश ही होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में दोस्तों अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है? ठीक है, जो हमारे SC हैं उनकी जनसंख्या 0 पूछ रहा है। ठीक है,
तो यह दोस्तों 2016 का था प्रश्न। इसके अनुसार आंसर था हमारा दोस्तों नागालैंड। ठीक है, इसके अनुसार आंसर था हमारा नागालैंड। फिर देखेंगे वर्तमान डाटा के अनुसार केरल में अनुसूचित जात की संख्या है दोस्तों कितनी, तो वह है 30,39,573। नागालैंड में कितनी है, 0। जबकि सिक्किम में है दोस्तों हमारी 28,275 और असम में है दोस्तों हमारी 22,000, क्या है, असम में हमारी 2,23,1321। कितनी, 2,23,1321। ठीक है, तो यहाँ अनुसूचित जात की ही संख्या पूछी जा रही है, तो यह हमारा हो जाएगा दोस्तों। अतः उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर विकल्पगत राज्यों में नागालैंड में अनुसूचित जात की संख्या 0 है। यहाँ अनुसूचित जात की ही संख्या पूछी जा रही है और अनुसूचित जात की संख्या जो दोस्तों नागालैंड में है वह 0 दी गई है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर वर्तमान के अनुसार भी नागालैंड ही हो जाएगा, जहाँ दोस्तों SC जो हमारे हैं उनकी संख्या बिल्कुल 0 है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न? अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए यहाँ कह रहा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। अगर आंसर हम देखें तो आंसर इसका मार्क करेंगे हम मिजोरम। ठीक है, क्या है, मिजोरम। ठीक है, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। ठीक है, तो यहाँ देखिए डाटा क्या कहता है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उपर्युक्त राज्यों में मिजोरम का जनघनत्व कितना है, तो वह है हमारा 52। ठीक है, मिजोरम का जनघनत्व 52 है, जो कि 100 से कम है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम है। क्या है, सही आरोही क्रम है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या मार्क किया गया है, गुजरात, कर्नाटक, असम और हरियाणा। ठीक है, गुजरात, कर्नाटक, असम और हरियाणा। ठीक है, कह रहा है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उपर्युक्त राज्यों में जनघनत्व क्या है, आरोही क्रम देखेंगे। सबसे ज़्यादा है दोस्तों, सबसे कम जो है वह है हमारा गुजरात। गुजरात में कितना है, 308। फिर कर्नाटक का कितना है, 319। फिर है असम का दोस्तों 398। फिर है हरियाणा का 573। सबसे कम गुजरात का 308, फिर कर्नाटक का 319, असम का 398, हरियाणा का 573। तो याद रखिएगा हमारा जो आरोही क्रम हो जाएगा वह है गुजरात, कर्नाटक, असम और हरियाणा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वह न्यूनतम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे, चलिए देखेंगे क्या दिया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व है 46। दादरा एवं नागर हवेली का है दोस्तों 700। लक्षद्वीप का है 2149 और दमन और दीव का है 2191। न्यूनतम जनघनत्व हम कहेंगे तो न्यूनतम जनघनत्व है दोस्तों हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जिसका न्यूनतम जनघनत्व है 46। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 21वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है। दोस्तों चलिए देखेंगे क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों देखेंगे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 17.64%। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों यहाँ देख लीजिए, कह रहा है कि जनगणना 2011 के यदि अंतिम आंकड़ों की बात करें तो 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है दोस्तों, याद रखिएगा 17.7%। ठीक है, 17.7%। ग्रामीण कितनी है, ग्रामीण है दोस्तों हमारी 12.3% और नगरीय है हमारी 31.8%। यदि अनंतिम आंकड़ों के अनुसार पूछे तो 17.64% हमारा क्या थी, दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 12वां क्या है हमारा 22वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रमुख राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2001 का सही अवरोही क्रम है। 2001 का डाटा है, चलिए हम 2011 का आंकड़ा देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार इनका अवरोही क्रम है। ठीक है, बिहार का है दोस्तों क्या अवरोही क्रम, बिहार का हम
करेंगे तो बिहार में है दोस्तों हमारा जनसंख्या घनत्व 1106, ठीक है। फिर है पश्चिम बंगाल 1028, केरल है 860, उत्तर प्रदेश है 829, ठीक है। यदि अवरोही क्रम की हम बात करें तो बिहार का है 1106, पश्चिम बंगाल का है 1028, केरल का है 860 एवं उत्तर प्रदेश का है 829, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्यों का सही आरोही क्रम पूछ रहा है, ठीक है। 2011 का हम डाटा देखेंगे या 2001 का डाटा पूछ रहा है। प्रश्न काल के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन सी था, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ देखेंगे 2011 का डाटा क्या कहता है। कह रहा है जनसंख्या घनत्व वाले भारत के 5 राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं। यह 2001 के अनुसार है दोस्तों, हम 2011 के अनुसार देखेंगे। कह रहा है कि न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य क्रमशः हैं। पहला है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, जिसका जनसंख्या घनत्व क्या है, वह है हमारा जनघनत्व 17। मिजोरम का है 52, सिक्किम का है 86, नागालैंड का है 119 एवं हिमाचल प्रदेश का है 123, ठीक है दोस्तों। क्या है, अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों 17, फिर है मिजोरम का, फिर है सिक्किम का, फिर है नागालैंड का, ठीक है। तो यदि वर्तमान के अनुसार भी पूछे दोस्तों 2011 के अनुसार, तो भी हमारा आंसर ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। यदि वर्तमान के अनुसार भी देखा जाए कि भारत के न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्यों का सही आरोही क्रम यदि पूछे तो आरोही क्रम यही होगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, फिर हो जाएगा हमारा मिजोरम, फिर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है, फिर हो जाएगा नागालैंड, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखें यहाँ क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। कह रहा है कि संघ शासित क्षेत्रों में पुरुषों में साक्षरता दर सबसे अधिक है लक्षद्वीप में, ठीक है। क्या है, संघ शासित क्षेत्रों में पुरुषों में साक्षरता दर जो सबसे अधिक है वह है दोस्तों लक्षद्वीप में, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों स्टार मार्क किया गया है, ठीक है। चलिए डाटा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार और अंतिम आंकड़ों के अनुसार कह रहा है कि संघ शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता दोस्तों लक्षद्वीप, महिला एवं पुरुष दोनों ही वर्गों में है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि संघ शासित क्षेत्रों में पुरुषों में साक्षरता दर सबसे अधिक है लक्षद्वीप में। तो चाहे दोस्तों संघ शासित क्षेत्रों में हम महिला की बात करें या पुरुष की, दोनों ही वर्गों में सर्वाधिक साक्षरता है लक्षद्वीप की, ठीक है। फिर कह रहा है जबकि राज्यों के मामले में महिला एवं पुरुष दोनों ही वर्गों में सर्वाधिक साक्षरता है दोस्तों केरल में, ठीक है। इस प्रकार कथन 1 एवं 3 एवं 4 सही हैं, जबकि कथन 2 गलत है, ठीक है। तो यहां देख लीजिए क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि संघ शासित क्षेत्रों में पुरुषों में साक्षरता दर सबसे अधिक है लक्षद्वीप में, सही है। फिर कह रहा है कि राज्यों के अंतर्गत पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता दर मिजोरम में है, गलत है दोस्तों, केरल में है, ठीक है। फिर कह रहा है कि संघ शासित क्षेत्रों में महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता दर है लक्षद्वीप में, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि केरल वह राज्य है जिसमें महिलाओं में साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो यह भी सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, ठीक है। तो यह 2001 का डाटा है, 2011 का डाटा हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। प्रश्न काल के अनुसार इसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन सी 31, ठीक है। वर्तमान डाटा के अनुसार हम देखेंगे, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए यहाँ देखें 2011 का डाटा देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 31वां था, जबकि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का इस संदर्भ में क्रम कितना है, 29वां, ठीक है। साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का इस संदर्भ में क्रम है दोस्तों 29वां, याद रखिएगा। चलिए 26वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़े दोस्तों। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है, ठीक है। तो प्रश्नकाल के दौरान इसका आंसर था दोस्तों दादर और नागर हवेली, ठीक है, दादर और नागर हवेली। वर्तमान के अनुसार देखेंगे, कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश क्रमानुसार हैं। दादर एवं नगर हवेली 76.2%, पुडुचेरी में है दोस्तों
85.8%, चंडीगढ़ में है 86%, दिल्ली में है 86.2%, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है 86.6%, दमन और दीव में है 87.1% तथा लक्षद्वीप में है 91.8%। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को विलय कर एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है। डेट याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम प्रश्नकाल के अनुसार बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दादरा और नगर हवेली। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। चलिए 27वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता जो थी वह सर्वाधिक थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्नकाल के अनुसार इसका आंसर क्या था, मणिपुर। ठीक है, चलिए वर्तमान डाटा के अनुसार देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य था दोस्तों मणिपुर। ठीक है, जहां की साक्षरता कितनी थी, 79.2%, जबकि पंजाब की साक्षरता दर 75.8%, असम की 72.2% तथा मध्य प्रदेश की 69.3%। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 भारतीय राज्य निम्न है। ठीक है, केरल है 94%, मिजोरम है 91.3%, गोवा है 88.7%, त्रिपुरा है 87.2% तथा हिमाचल है 82.8%। तो यदि वर्तमान के अनुसार पूछे दोस्तों तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी दोस्तों, तो यदि वर्तमान के अनुसार देखा जाए हमारा तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान के अनुसार इसका आंसर जो है वह चेंज हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्नकाल के दौरान इसका आंसर क्या था, प्रश्नकाल के दौरान इसका आंसर था मणिपुर। वर्तमान के अनुसार हम लोगों ने डाटा देख लिया है, 5 भारतीय राज्य जो साक्षरता प्रतिशत वाले हैं सर्वाधिक वह हैं दोस्तों केरल 94%, याद रखिएगा, मिजोरम है 91.3%, गोवा है 88.7%, त्रिपुरा है 87.2% और हिमाचल है 82.8%। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए यहाँ 28वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता जो थी वह न्यूनतम थी। क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में न्यूनतम जो महिला साक्षरता दर है वह राजस्थान की है दोस्तों 52.1%। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 29वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर थी। ठीक है, तो यह 2001 का डाटा पूछ रहा है, 2011 का डाटा हम देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है दोस्तों 67.7%, 67.7%, जबकि उड़ीसा, राजस्थान तथा बिहार की साक्षरता दर है क्रमशः 72.9% है उड़ीसा की, और है हमारी राजस्थान की 66.1% तथा दोस्तों बिहार की है 61.8%। ठीक है, तो यदि वर्तमान के अनुसार हम पूछें दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कि जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर थी दोस्तों उड़ीसा से कम। ठीक है, उड़ीसा से कम, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, क्योंकि उड़ीसा में साक्षरता दर कितनी है दोस्तों 72.9%। यहाँ देखिए 72.9% है उड़ीसा में साक्षरता दर, तो हमारी उड़ीसा से कम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की 2001 से 2011 के दौरान 10 वृद्धि दर थी। ठीक है, तो यहां देखेंगे क्या कह रहा है, यहां देखिए कह रहा है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की 2001 से 11 के दौरान 10 वृद्धि दर रही है 20.9%, जबकि अंतिम आंकड़ों में बात करें तो यह है दोस्तों 10 वृद्धि दर 20.23%। ठीक है, तो अंतिम आंकड़ों में है 20.23%, जबकि यहाँ अंतिम आंकड़ों के अनुसार पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हम क्या मार्क करेंगे दोस्तों, मार्क करेंगे 20.9%, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, यहाँ देखें। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य है। ठीक है, तो वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य दोस्तों नागालैंड है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दोस्तों नकारात्मक थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 32वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ
कह रहा है दोस्तों जनगणना 2001 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है। हम 2011 का डाटा देखेंगे क्या है यहाँ। प्रश्नकाल के दौरान इसका सही आंसर था दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, कह रहा है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। ठीक है, तो यदि जनगणना 2011 के अनुसार पूछे तो हम बिहार का जनघनत्व मार्क करेंगे, सबसे ज़्यादा है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 33वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत में न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वह है। ठीक है, तो इसका प्रश्नकाल के दौरान क्या आंसर था, दमन एवं दीव। ठीक है, राइट आंसर था। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि वर्ष 2001 की यह जनगणना अनुसार पूछ रहा है। हम 2011 की जनगणना देखेंगे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यदि बात करें दोस्तों तो न्यूनतम लिंगानुपात है वह है हमारा दमन एवं दीव का, वह है 618। ठीक है, क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भी न्यूनतम जो सेक्स रेशियो है दोस्तों वह है दमन एवं दीव का, जो है 618 दोस्तों। ठीक है, और 26 जनवरी 2020 को दोस्तों दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात दमन एवं दीव का है, जो कि है दोस्तों 618। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, क्या है देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रश्नकाल के अनुसार इसका आंसर था दोस्तों दमन और दीव। ठीक है, चलिए वर्तमान के अनुसार देखेंगे। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश निम्न है। दमन और दीव का है दोस्तों 618, दादर और नगर हवेली का है 774, चंडीगढ़ का है 818, दिल्ली का है 868, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है 876, लक्षद्वीप का है 947 और पुडुचेरी का है 1037। ठीक है, क्या कह रहा है कि 26 जनवरी 2020 को दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 था। क्या है, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह था वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था दोस्तों, 946। ठीक है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएं थीं 1951 में। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए 1921 में कितना था हमारा लिंगानुपात, 955, 1941 में था दोस्तों 945 और 1951 में था 946, 1971 में 930। चलिए यहाँ देखेंगे 36वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कथन और कारण का प्रश्न है। कथन कह रहा है केरल में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। ठीक है, क्या कह रहा है, केरल में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। और फिर कह रहा है कि दोस्तों केरल की साक्षरता दर बहुत अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह है हमारा बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, यहाँ देखिए कह रहा है कि 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पुरुष महिलाओं से किन राज्यों में संख्या में अधिक हैं। क्या है, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पुरुष महिलाओं से किन राज्यों में संख्या में अधिक हैं। ठीक है, तो प्रश्नकाल के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्नकाल तथा 2011 की जनगणना के अनुसार भी प्रश्नगत चारों राज्यों में 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2011 के अनुसार भी वर्तमान डाटा ही दोस्तों इसके जो हमारा प्रश्न कह रहा है। यहाँ देखें प्रश्न क्या कह रहा है कि 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पुरुष महिलाओं से किन राज्यों में संख्या में अधिक हैं। तो यह चारों राज्य हो जाएंगे, यानी कि बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सभी चारों। ठीक है, बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब वह लक्षित वर्ष रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 2070। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब वह लक्षित वर्ष रखा गया है ऑप्शन डी 2070 तक। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, 39वां नंबर प्रश्न देखेंगे।
देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित सर्वाधिक यौन अनुपात 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वाले राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों का अवरोही क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनंतिम एवं अंतिम आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम में। ठीक है दोस्तों, तो घटते हुए क्रम में क्रम निम्नानुसार है। पहले हो जाएगा दोस्तों केरल, ठीक है, फिर है पुडुचेरी, फिर है तमिलनाडु, फिर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहले हो जाएगा केरल, फिर पुडुचेरी, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, यानी कि केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में भारत की तथा विश्व की प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या वर्ष 2000 के अंत की दी गई है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें विकल्प जो सही सुमेलित था वह है भारत और विश्व। ठीक है, इसमें जो सही सुमेलित था वह है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ देखेंगे। चलिए दोस्तों, यह 2001 का डाटा है, डाटा भी इसमें पुराना दिया गया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है अगला। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे। कह रहा है कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, क्या है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की मृत्यु दर अधिकतम है। क्या है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की जो मृत्यु दर है दोस्तों वह अधिकतम है। डाटा पढ़िए, डाटा क्या दिया गया है देखेंगे दोस्तों। कह रहा है यूनिसेफ की तत्कालीन रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा में बच्चों की मृत्यु दर है दोस्तों प्रति 1000 जीवित जन्मों पर सर्वाधिक 75। क्या है, उड़ीसा में बच्चों की मृत्यु दर है दोस्तों प्रति 1000 जीवित जन्मों पर सर्वाधिक 75। ठीक है, कह रहा है कि SRS बुलेटिन मई 2021 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में जो सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाले राज्य हैं दोस्तों वह हैं निम्न। ठीक है, मध्य प्रदेश में दोस्तों 1000 जीवित जन्मों पे कितनी मृत्यु है, 43। ठीक है, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में 1000 जीवित जन्मों पे है दोस्तों 38, असम एवं उड़ीसा में 1000 जीवित जन्मों में है 36 और राजस्थान में है दोस्तों 1000 जीवित जन्मों पर 32। ठीक है, तो यदि SRS बुलेटिन जो मई 2022 के आंकड़े हैं उसके अनुसार देखें तो 1000 जन्मों पे दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, वह है 43। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं। क्या है, भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 तथा 4, यानी कि गंगा यमुना दोआब। ठीक है, गंगा यमुना दोआब और फिर है तमिलनाडु। क्या है, गंगा यमुना दोआब और फिर है तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 तथा 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन के 5 क्षेत्रों के नाम निम्नलिखित हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहां देखेंगे, कह रहा है कि पश्चिम बंगाल डेल्टा है। ठीक है, याद रखिएगा, यहां है दक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, दक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र और गुजरात। तमिलनाडु है ऑप्शन सी, फिर है पंजाब का मैदान और गंगा यमुना दोआब, फिर है दक्षिण पूर्वी कर्नाटक पठार। ठीक है, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक पठार। ठीक है, यहाँ देखिए फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर जो है वह न्यूनतम है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ डाटा हम देखेंगे। चलिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि SRS बुलेटिन नवीनतम अपडेटेड डाटा देखेंगे दोस्तों। ये ऊपर जो दिया गया है यह 2001 का पुराना डाटा दिया गया है, अपडेटेड डाटा यहाँ देखिए। कह रहा है कि SRS बुलेटिन मई 2022 के अनुसार वर्ष 2020 में देश में शिशु मृत्यु दर जो थी वह है दोस्तों 28 प्रति 1000। ठीक है, देश में 2020 में कितनी दोस्तों शिशु मृत्यु दर है, वह है हमारी 28 प्रति 1000। ठीक है, देश में जो न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है दोस्तों वह है मिजोरम, यानी कि 3 प्रति 1000। क्या है, देश में जो न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है वह है मिजोरम 3 प्रति 1000। इसके पश्चात है दोस्तों नागालैंड, यानी कि 4 प्रति 1000, फिर है सिक्किम 5 प्रति 1000 का स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो यदि देश में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य पूछे तो दोस्तों वह है हमारा मिजोरम राज्य। ठीक है, जहां पे प्रति 1000 3 है। ठीक है, फिर है इसके पश्चात नागालैंड 4 प्रति 1000, फिर है सिक्किम 5 प्रति 1000। ठीक है, तो यदि आपको पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है तो आप आंसर मार्क करिएगा दोस्तों मिजोरम। ठीक है, क्योंकि मिजोरम में कितना है, यहाँ देखें मिजोरम में क्या डाटा दिया गया है, मिजोरम में है दोस्तों 3 प्रति 1000, फिर है नागालैंड 4 प्रति 1000, फिर है
सिक्किम 5 प्रति हजार। ठीक है, और यदि पूछे दोस्तों कि सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है तो मध्य प्रदेश है 43 प्रति हजार के साथ प्रथम स्थान पर। फिर है उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ 38 प्रति हजार। फिर है असम एवं उड़ीसा प्रत्येक में 32 प्रति हजार में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। क्या है, अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। ठीक है, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि भारत में जनसंख्या घनत्व, क्या है, भारत में जनसंख्या घनत्व दोस्तों ऑप्शन ए निरंतर बढ़ा है। क्या है, ऑप्शन ए निरंतर बढ़ा है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 46वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा 46वां नंबर प्रश्न, यहां देखें ध्यान से। कह रहा है कि वर्ष 2011, क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है। ठीक है, तो जनसंख्या का घनत्व दोस्तों उच्चतम हो जाएगा बिहार में, कितना है 1106। ठीक है, फिर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में 1028, फिर हो जाएगा केरल में 860, फिर उत्तर प्रदेश में 829, फिर हरियाणा में 573। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 47वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात जो है वह सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि केरल। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि यदि हम जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देखें तो केरल में लिंगानुपात है दोस्तों 1000 पे 1084, यानी कि 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं उपलब्ध हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो किसका, पुडुचेरी का लिंगानुपात भी दोस्तों 1000 से अधिक है, यानी कि 1000 पुरुषों पर हमारी 1037 महिलाएं हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है। क्या है, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि केरल में दोस्तों 1000 पुरुष पे कितने हैं, 1084 महिलाएं हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी 1000 पुरुषों पे दोस्तों 1037 महिलाएं हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है देखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे 49वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या दिया गया है, कह रहा है कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमारी एससी की जनसंख्या पूछी जा रही है। कह रहा है तो हम देखेंगे यदि प्रश्न काल के अनुसार इसका आंसर मार्क करें तो उत्तर प्रदेश था दोस्तों। ठीक है, वर्तमान के अनुसार देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार क्या है, कह रहा है कि राज्य और अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वह है दोस्तों कितनी, ध्यान से सुनिएगा, तो वह है दोस्तों हमारी 4,13,57,608। ठीक है, अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, 4,13,57,608। फिर पश्चिम बंगाल की बात करें 2,14,63,270। ठीक है, 2,14,63,270। बिहार की बात करें 1,65,67,325। और पंजाब की बात करें दोस्तों तो 88,60,179। कितनी, 88,60,179। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यदि वर्तमान के अनुसार भी देखें दोस्तों तो यदि पूछा जाए, यहाँ देखें प्रश्न देखें कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, तो वर्तमान के अनुसार भी हमारा आंसर उत्तर प्रदेश होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखें 50वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में, क्या है, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो हम आंसर मार्क करेंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है जनगणना 2011, क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम। ठीक है दोस्तों, तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यहाँ प्रश्न काल के अनुसार आंसर था इसका ऑप्शन डी। ठीक है, यह डाटा नवीनतम है दोस्तों क्योंकि यह आरओ 2021 का डाटा है। ठीक है, 2021 का प्रश्न है। तो यदि हम यहाँ कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है, तो यहाँ देखिए वर्ष 2011 की जनगणना की बात करें तो अनुसूचित जनजाति राज्यों का आरोही क्रम है दोस्तों, वह है हमारा अरुणाचल प्रदेश,
तो अरुणाचल प्रदेश में कितना है दोस्तों? 95,1821। कितना है अरुणाचल प्रदेश में? 95,1821। ठीक है दोस्तों। यहाँ कितना है हमारा मिजोरम में? यहाँ है 10,36,115। कितना है? 10,36,115। नागालैंड में कितना है दोस्तों? 17,10,973। और मेघालय में कितना है? 25,55,861। ठीक है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर नागालैंड, फिर मेघालय। ठीक है दोस्तों, यह हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है 52वां नंबर प्रश्न? ध्यान से देखिए। कह रहा है कि यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है, क्या है? यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अतः यह बाह्य प्रव्रजन नहीं होता है। क्या है? कह रहा है यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः यह बाह्य प्रव्रजन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे कहा जाता है दोस्तों क्या? तो इसे कहा जाता है जनसंख्या की स्थिरता। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रव्रजन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे कहा जाता है ऑप्शन डी जनसंख्या की स्थिरता। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है 53वां नंबर प्रश्न की जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों देखेंगे। यहाँ देखिए, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उपर्युक्त राज्यों के साक्षरता प्रतिशत का अवरोही क्रम निम्न अनुसार है। ठीक है, तो अवरोही क्रम यहाँ देखें दोस्तों, सबसे ज़्यादा है त्रिपुरा में 87.2%, फिर है हिमाचल में 82.8%, फिर है सिक्किम में 81.4%, फिर है नागालैंड में 79.6%। ठीक है, तो यहाँ आंसर प्रश्न काल के अनुसार क्या दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन सी 4, 2, 3 और 1। क्या है? 4, 2, 3 और 1। सबसे ज़्यादा त्रिपुरा में है। ठीक है, फिर है दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश में, फिर है हमारा दोस्तों सिक्किम में। ठीक है, और फिर है हमारा नागालैंड में। तो यदि प्रश्न काल के अनुसार वर्तमान के अनुसार भी पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी 4, 2, 3 और 1। ठीक है, त्रिपुरा में 87.2%, हिमाचल में है दोस्तों 82.8%, सिक्किम में है 81.4%, नागालैंड में है 79.6%। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए, फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? 54वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रांत में साक्षरता दर अधिकतम थी? ठीक है, यह जनगणना 2001 की बात कर रहा है, तो प्रश्न काल के अनुसार ऑप्शन सी लक्षद्वीप था। और यदि 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बात करें दोस्तों तो भी हमारा आंसर ऑप्शन सी लक्षद्वीप ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या डाटा कह रहा है। लक्षद्वीप में साक्षरता दर है दोस्तों 91.8%। ठीक है, फिर है दिल्ली में 86.2%, चंडीगढ़ में है 86%, पुडुचेरी में है 85.8%। अगले प्रश्न की तरफ कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में निम्नतम अंतर है? ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए आंसर इसका स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, कह रहा है कि यह प्रश्न तो ठीक है किंतु स्त्री पुरुष शिक्षा में अंतर किस वर्ष का 2001 या 2011 या नहीं स्पष्ट किया गया है। इससे से प्रश्न जो है वह कह रहा है कि भ्रमपूर्ण हो गया है। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार सही उत्तर डी अर्थात मिजोरम है। ठीक है, यदि 2001 की हम बात करें दोस्तों तो यदि कह रहा है कि स्त्री पुरुष शिक्षा में निम्नतम अंतर यदि 2001 की बात करें तो मिजोरम है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार देखें सही तो उत्तर बी अर्थात मेघालय है। ठीक है, उत्तर बी अर्थात मेघालय है। चूंकि इस प्रश्न पत्र में जनगणना 2001 के आधार पर भी प्रश्न पूछे गए हैं और 2011 के आधार पर भी, इसलिए परीक्षार्थियों द्वारा अपने स्तर पर यह निर्णय कर पाना संभव नहीं था कि किस वर्ष के आधार पर वह प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, यदि 2011 के अनुसार पूछे दोस्तों तो आप आंसर मेघालय मार्क करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 56वां प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में प्रश्न की तरफ कह रहा है वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, क्या दिया गया है ध्यान। चलिए दोस्तों 57वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर वर्ष 2001 में सर्वाधिक थी? ठीक है, वर्ष 2001 का डाटा 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखेंगे डाटा। प्रश्न काल के अनुसार इसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन सी मिजोरम। ठीक है, वर्तमान डाटा हम यहाँ देखेंगे क्या दिया गया है। यहाँ देखिए
चलिए देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार विकल्प में दिए गए राज्यों के महिलाओं की साक्षरता दर निम्न है। ठीक है, तमिलनाडु में कितनी है? 80.1%। ठीक है, तमिलनाडु में कितनी है? 80.1%। महाराष्ट्र में कितनी है? 82.3%। ठीक है, फिर मिजोरम में है 91.3% और चंडीगढ़ में है 86%। ठीक है, तो वर्तमान के अनुसार यदि पूछे दोस्तों 2011 के अनुसार भी इसका राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा, क्योंकि मिजोरम में जो दोस्तों हमारी साक्षरता दर है वह है 91.3%। ठीक है, तमिलनाडु में कितनी है? 80.1%। महाराष्ट्र में है दोस्तों हमारी 82.3% और चंडीगढ़ में 86%। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा भारत नगरीकरण। ठीक है, भारत नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। ठीक है, इंडिया अर्बनाइजेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए कथन कारण का प्रश्न है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि भारत में नगरीकरण का स्तर जो है वह चीन से काफ़ी नीचा है। क्या है? भारत में नगरीकरण का जो स्तर है दोस्तों वह चीन से काफ़ी नीचा है। फिर कारण कह रहा है कि भारतीय नगर कम नियोजित हैं। क्या है? भारतीय नगर जो है दोस्तों वह कम नियोजित हैं। तो इसका आंसर दोस्तों ए एवं आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, कथन क्या था देखिए कि भारत में नगरीकरण का जो स्तर है वह चीन से काफ़ी नीचा है। यह बिल्कुल सही है, भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफ़ी नीचा है और कारण कह रहा है कि भारतीय नगर कम नियोजित हैं। ठीक है दोस्तों, तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, आंसर याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ दूसरा नंबर प्रश्न कथन कारण का यह भी प्रश्न है। कह रहा है कथन की नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। क्या है? नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। क्या है? विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कारण भी हमारा सही है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या हम मार्क करेंगे? ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, फिर से कथन देखें, नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है, यह बिल्कुल सही है। फिर कारण कह रहा है कि विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। ठीक है, तो हमारा आंसर मार्क करेंगे ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है? कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या क्या है। क्या है कि भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3894। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3894। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर हम मार्क करेंगे, यहाँ देखें, यहाँ देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी है? 3894। हम आंसर मार्क करेंगे 3894। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ ध्यान से देखते रहिए क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार, क्या है? कह रहा है कि वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुँचने का अनुमान है। क्या है? वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुँचने का अनुमान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 575 मिलियन। क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 575 मिलियन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि वर्तमान वृद्धि दर को देखा जाए तो भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक 575 मिलियन पहुंचने का अनुमान है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता थी। क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42.61%। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42.61%, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 6ठे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत शहरी आबादी है। क्या है? भारत की जनसंख्या का लगभग कितनी प्रतिशत शहरी आबादी है? तो प्रश्न काल के दौरान इसका आंसर था दोस्तों क्या? 27%। ऑप्शन बी 27%, इसका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए ध्यान से देखते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ क्या दिया गया है। यदि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देखें तो भारत में कुल नगरीय जनसंख्या दोस्तों है
377.1 मिलियन। क्या है? भारत में कुल नगरीय जनसंख्या है 377.1 मिलियन, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना है दोस्तों? 31.1%। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता थी। ठीक है, क्या है? कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 31.16%। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है? क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिजोरम। ठीक है, चाहे हम साक्षरता की बात करें चाहे नगरीकरण की, मिजोरम हमारा द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, यहाँ देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का मिजोरम राज्य साक्षरता दर 91.3% एवं नगरीकरण 52.1% के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है। भारतीय राज्यों में साक्षरता दर में प्रथम स्थान है केरल का, नगरीकरण में प्रथम स्थान पर गोवा है। ठीक है, क्या है? भारतीय राज्यों में साक्षरता दर में प्रथम स्थान पर है केरल तथा नगरीकरण में प्रथम स्थान है गोवा 62.2%, जबकि द्वितीय स्थान पर नगरीकरण में कौन है? वह है हमारा मिजोरम और साक्षरता दर में है 91.3%। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है अगला प्रश्न? यहाँ देखें क्या कह रहा है। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? ठीक है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर जो है वह सबसे निम्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिम बंगाल। चलिए यहाँ देखिए, आंध्र प्रदेश नगरीकरण का प्रतिशत कितना है दोस्तों? 33.4%। ठीक है, हरियाणा में कितना है? 34.9%, मिजोरम में 52.1% और पश्चिम बंगाल में सबसे न्यूनतम है 31.9%। ठीक है, राइट आंसर हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए 10वें नंबर प्रश्न की तरफ देखेंगे क्या है। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत के वृहत नगरों में, क्या है? भारत के वृहत नगरों में जनसंख्या वृद्धि में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, कह रहा है कि भारत के वृहत नगरों में जनसंख्या वृद्धि में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और फिर कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 4 वृहत नगर हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वह था दोस्तों कि कारण आर कह रहा है कि 2000 कथन कह रहा है कि भारत के वृहत नगरों में जनसंख्या वृद्धि में भिन्नता पाई जाती है। कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, जबकि कारण कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 4 वृहत नगर हैं, तो यह हमारा कारण जो था यह गलत था। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 6 वृहत नगर थे, ना कि 4। तो हमारा राइट आंसर क्या था दोस्तों? वह था हमारा ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है कि JNNURM का संबंध निम्नलिखित में से किसमें सुधार करने से है? ठीक है, कह रहा है कि JNNURM यानी कि क्या? कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। क्या है? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किसमें सुधार करने से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शहरी अधोसंरचना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीनी मिशन के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसे 2005 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि यह एक 10 वर्षीय कार्यक्रम था। क्या है? यह एक 10 वर्षीय कार्यक्रम था। यह हमारा ऑप्शन जो है यह गलत है। ठीक है, कह रहा है कि यह भारतीय शहरों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए था, तो यह बिल्कुल सही है। और यह समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए था, यह भी सही है। लेकिन यह एक 10 वर्षीय कार्यक्रम ना होकर दोस्तों यह एक 7 वर्षीय कार्यक्रम था। ठीक है, याद रखिएगा, यह एक 10 वर्षीय कार्यक्रम ना होकर 7 वर्षीय कार्यक्रम है। ठीक है, इसे 2005 में प्रारंभ किया गया था, यह बिल्कुल सही है। यह भारतीय शहरों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए था, यह भी बिल्कुल सही है। यह समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए था, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों,
जो यह दिया गया है कि यह एक 10 वर्षीय कार्यक्रम था, यह हमारा बिल्कुल गलत है। यह एक 10 वर्षीय कार्यक्रम ना होकर यह एक 7 वर्षीय कार्यक्रम था। ठीक है दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है दोस्तों, तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। चलिए ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जनगणना संबंधित दोस्तों प्रश्न परीक्षाओं में जरूर 2 या 3 प्रश्न जरूर से पूछे जाते हैं। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। कह रहा है कि तमिलनाडु में 1961 कह रहा है, चलिए फिर से ध्यान से देखिए। कह रहा है कि तमिलनाडु में 1961 से 2001 की अवधि में नगरीकरण अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि अंकित किया गया। ठीक है, कह रहा है कि तमिलनाडु में 1961 से 2001 की अवधि में नगरीकरण अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि अंकित किया गया। ठीक है, फिर दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में एक नगरीय केंद्र का औसत आकार लगभग 45,000 है। क्या है, भारत में एक नगरीय केंद्र का औसत आकार लगभग 45,000 है। फिर कह रहा है कि नगरीय केंद्रों की सबसे बड़ी संख्या चतुर्थ श्रेणी में आती है। ठीक है, कह रहा है कि नगरीय केंद्रों की सबसे बड़ी संख्या चतुर्थ श्रेणी में आती है। ठीक है, फिर चौथा कह रहा है दोस्तों कि 5वीं तथा 6ठी श्रेणी के नगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 5% से अधिक भाग रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो है वह है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 1 तथा 3। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी जो इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग एक वीडियो और लाएंगे जिसमें हम लोग सारे प्रश्नों को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।